Welcome, dear friends, once again. And this is the second video. Every year we make a video on various topics of economics, class 11th and 12th. So today we are going to talk on comparative development experiences of India and its neighbors. तो इसका ये दूसरा वीडियो है और हमारा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस समय। Why did China introduce structural reforms in 1978? तो चाइना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो शुरू किया 1978 में। इससे पहले मैं बता दूं कि 1958 में उनकी जीएलएफ की पॉलिसी आती है। वो मास स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं बैकयार्ड्स में। दे एक्सपेक्टेड दैट एवरी हाउस होल्ड शुड स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स एंड कम्यून सिस्टम, जिसका मतलब है कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये उनका मेजर था जीएलएफ की पॉलिसी। इसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन रिफॉर्म्स आता है 1966 टू 1976 और उस प्रोलेटेरियन रिफॉर्म्स में माओ जेडोंग के नेतृत्व में आता है। उसमें बहुत सारी एट्रोसिटीज़ भी होती हैं और मास स्केल पर लोगों की डेथ भी होती है। कंट्री को एक तरह के रंग ढंग में डालने की कोशिश, एक तरह की थिंकिंग में डालने की कोशिश और उसके परिणाम स्वरूप एक नई रिफॉर्म्स की तरफ उनका अप्रोच होता है। और 1978 में पब्लिक का ध्यान हर बातों से हटाने के लिए एक नए तरीके का रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट किया गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एक वन पार्टी सिस्टम वाली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग सिस्टम पर आधारित है, गवर्नमेंट के ओनरशिप में सारे काम होते हैं। जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। तो वैसे सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में मार्केट इकोनॉमी की बात कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन खैर, चाइना हैड अ विजनरी लीडरशिप और दे डिसाइडेड टू गो फॉर मार्केट इकोनॉमी बिकॉज इफ वर्ल्ड ट्रेड को आपको बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, नीतियों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो चाइना ने इस बात को समझा और उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। तो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस अ रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू इंडिया एंड पाकिस्तान। देख लीजिए, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि चाइना के सामने कोई कंपल्सन नहीं था। चाइना हैड adopted new economic reforms by choice, not by force or imposed as it is imposed on India and Pakistan। और उसी का नतीजा है कि अगर आप की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज दे विल मैनिपुलेट द थिंग्स एंड यू आर फाइनली फोर्स्ड टू अडॉप्ट दोज थिंग्स। उनकी पॉलिसी को मानने के लिए आप मजबूर होते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने वैसा ही किया जैसा कि प्राय होता आ रहा था। द रीजन्स फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना वर, क्या रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? तो पढ़ते हैं, द न्यू लीडरशिप एट द टाइम इन चाइना was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule. The new leadership at time in China was not happy। उस समय जो लीडरशिप थी वो खुश नहीं थी कि जिस गति से चाइना में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो माओइस्ट रूल में था, माओ के रूल में था, वो उससे खुश नहीं थे। दे फेल्ड दैट माओइस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। माओइस्ट का जो विजन था
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो किस तरह का था, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था। सेल्फ सफिशिएंसी एंड सनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल हैड फेल्ड, ठीक है, डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव। ये सारे इनिशिएटिव की बात की जा रही है, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद भी ये सब कुछ किया गया, तब भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एज पर रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स वहाँ चाइना में हुआ था, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन, द कलेक्टिव फार्मिंग भी वहाँ की गई थी, जो कि 1958 में दिया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स, ठीक है। सामूहिकरण, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या, सामूहिकरण, मतलब कलेक्टिवली किसी काम को करना, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कलेक्टिवली करना। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड में हालांकि वही था कम्युनल सिस्टम के द्वारा। एंड अदर इनिशिएटिव्स, द एज द पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 1978 was the same as it was in the mid 1950s। अब इतना सारा प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद भी जो 50 में जो था पर कैपिटा गेन आउटपुट, वो 1978 में भी था, मतलब जहाँ के थे वहीं पर रुके हुए थे। कुल मिला के जो स्थिति थी वो ये कहना चाह रहे हैं कि में स्थिति में इन चाइना के आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आए थे, ठीक है। तो इस वजह से 1978 के रिफॉर्म्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना, कि चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके बहुत सारे कारण थे। तो वो कारण कौन से थे? द फॉलोइंग फैक्टर्स helped positively in improving the social and income indicators in the post-reform period in China, ठीक है। The following factors helped positively in improving the social and income indicators in the post-reform period in China। अब ये जो नीचे जो कारण दिए हुए हैं बुलेट पॉइंट्स में, ये जो कारण थे एक सकारात्मक रूप से सोशल, सामाजिक और इनकम इंडिकेटर्स और आय के जो इंडिकेटर्स हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इन चाइना, उसको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? पहला पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका प्रभाव पड़ा। लैंड रिफॉर्म्स का प्रभाव पड़ा। डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग थी, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, उसका प्रभाव पड़ा। अब वन बाय वन विल सी। Establishment of infrastructure in the areas of education and health. Even before the introduction of reforms, there had been public intervention in providing social infrastructure in the areas of education and basic health services in rural areas, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। दो द commune system, individual households were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. There was more equitable distributions of food grains. Next point है long existence of decentralized planning. Experts also point out that each reform measures was first implemented at a smaller level and then extended on a massive scale. The experimentation under decentralized government enabled to assess the economic, social and political cost of
such failure. For instance, when reforms were made in agriculture by handing over plots of land to individuals for cultivation, it brought prosperity to a vast number of poor people. It created conditions for the subsequent phenomenal growth in rural industries and built up a strong support base for more reforms. Scholars quote many such examples on how reforms measures led to rapid growth in China. Next point, India, Pakistan, and China have traveled 7 decades of development path with varied results. अभी तीनों के कंपेरेटिव यहाँ दिए हुए हैं. इसके बाद आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेंगे. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं. और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के. और इसके बाद की टर्म्स है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.